आज के हमारे टॉपिक का नाम है द मशीनरी ऑफ इंडस्ट्रियल पीस और हमारा मेन फोकस होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 पर। और आज का हमारा मिशन एकदम क्लियर है। मिशन है इस एक्ट के सेक्शंस 11 से लेकर 25 तक के हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में डीमिस्टिफाई करना। एग्जैक्टली ये अथॉरिटीज कैसे काम करती हैं, अवार्ड्स क्या होते हैं और स्ट्राइक्स को लेकर असली कानून आखिर कहता क्या है। एक काम और एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से अगर इस लीगल फ्रेमवर्क को समझा जाए तो इसके पीछे का लॉजिक बहुत क्लियर हो जाता है। और इस स्टैट्यूटरी रोड मैप को लॉजिकली समझने के लिए हमने आज इसे 3 अलग अलग एक्ट्स या हिस्सों में डिवाइड किया है। एक्ट 1 है द इंजन रूम, जिसमें सेक्शन 11 से 15 आते हैं, जिसमें हम पावर्स, प्रोसीजर्स और अथॉरिटीज की प्राइमरी ड्यूटीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है एक्ट 2 द वर्डिक्ट। इसमें सेक्शंस 16 से 21 कवर्ड है। यहाँ हमारा फोकस होगा रिपोर्ट्स पर, अवार्ड्स की पब्लिकेशन पर और उनके बाइंडिंग नेचर पर। और लास्ट में एक्ट 3 द रेड लाइंस, यानी सेक्शंस 22 से 25। ये इस एक्ट का सबसे प्रैक्टिकल और मैं कहूंगा थोड़ा स्पाइसी पार्ट है। स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स और पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का रेगुलेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे एक्ट 1 यानी द इंजन रूम में चलते हैं। लेट्स अनपैक दिस। सेक्शन 11 एक्चुअली कहता है कि जो भी अथॉरिटीज हैं, जैसे आर्बिट्रेटर हो गए, बोर्ड, कोर्ट या ट्राइब्यूनल, उन सबके पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंडर एक सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं। सही पकड़ा। मतलब वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए किसी को भी फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए फोर्स कर सकते हैं, ओथ पर उनका एग्जामिनेशन कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंपेल करना या विटनेस एग्जामिनेशन के लिए कमीशंस इशू करना, ये सब इनके पास है। ये एसेंशियली उन्हें एक प्रॉपर और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करने की ताकत देता है। और इसके साथ एक और डायमेंशन जुड़ता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इन सभी बॉडीज के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं ना, हाँ, उन्हें ऑफिशियली पब्लिक सर्वेंट्स का स्टेटस मिलता है अंडर इंडियन पीनल कोड सेक्शन 21। ओह, आईपीसी सेक्शन 21। हाँ, ये उन्हें लीगल प्रोटेक्शन और अथॉरिटी दोनों एक साथ देता है ताकि वो बिना किसी डर के अपना इंडिपेंडेंट काम कर सके। और जब हम पावर की बात कर ही रहे हैं तो सेक्शन 11A अपने आप में गेम चेंजर है। बिल्कुल, हमारे आउटलाइन में सेक्शन 11A को द रिमीडियल शील्ड कहा गया है। मुझे जहां तक याद है ये स्पेशली वर्कर्स की डिस्चार्ज या डिसमिसल की केसेस से डील करता है। What's fascinating here, इसकी लेबर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के पास इस सेक्शन के अंडर कितनी ब्रॉड पावर्स होती हैं। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, अगर ट्रिब्यूनल को केस सुनने के बाद लगता है कि किसी वर्कर का डिस्चार्ज या डिसमिसल पूरी तरह से अनजस्टिफाइड था, तो वो सिर्फ मैनेजमेंट के ऑर्डर को सेट असाइड नहीं करते। वो और क्या कर सकते हैं? वो उस वर्कर की डायरेक्ट रीइंस्टेटमेंट ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अगर उन्हें लगे कि वर्कर की गलती थी पर उतनी बड़ी नहीं थी कि उसे निकाल दिया जाए, तो वो डिसमिसल को हटाकर कोई लेसर पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकते हैं। मतलब ये ट्राइब्यूनल को मैनेजमेंट की इंटरनल डिसिप्लिनरी पावर को रिव्यू करने और उसे करेक्ट करने का डायरेक्ट हक देता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक कैच है। हाँ, वही स्ट्रिक्ट कंडीशन ना, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। फ्रेश एविडेंस को लेकर कोई ऐसी कंस्ट्रेंट है जो सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कैच है। ट्राइब्यूनल को अपना डिसीजन ओनली उन्हीं मटेरियल्स पर बेस्ड रखना होता है जो ऑलरेडी रिकॉर्ड पर है। कोई भी नया या फ्रेश एविडेंस अलाउड नहीं होता है स्टेज पर। वेट, मतलब ट्रायल के इस स्टेज पर कोई भी नए डॉक्यूमेंट्स या नए गवाह लाना अलाउड ही नहीं है? नहीं। जो पहले से इंटरनल इंक्वायरी की फाइल्स में लिखा है उसी पर फाइनल वर्डिक्ट आएगा। ये रूल आखिर इतना स्ट्रिक्ट क्यों बनाया गया है? ये रूल इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि प्रोसीडिंग्स में एंडलेस डिले ना हो। जरा सोचिए, अगर ट्राइब्यूनल स्टेज पर नया एविडेंस अलाउ कर दिया गया तो बेसिकली एक फ्रेश ट्रायल शुरू हो जाएगा वहां से। ओह, समझ गया। फिर तो मैनेजमेंट और वर्कर्स अपने नए डॉक्यूमेंट्स लाते रहेंगे, नए विटनेसेस आते रहेंगे और केस सालों तक चलता रहेगा। इंडस्ट्रियल पीस का बेसिक फंडा ही है स्पीडी रेजोल्यूशन, इसलिए रिकॉर्ड पर जो है वही फाइनल माना जाता है। लॉजिक तो काफी सॉलिड है। तो पावर और स्कोप की बात तो यहाँ क्लियर हो गई, लेकिन जब एक्चुअली जमीन पर कोई झगड़ा शुरू होता है तो सबसे पहला लीगल कदम आखिर उठाता कौन है? यहाँ पर एंट्री होती है सेक्शन 12 की, जो कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स यानी सीओस की ड्यूटीज को डिफाइन करता है। इनका ज्यूरिसडिक्शन तब ट्रिगर होता है जब कोई डिस्प्यूट एक्चुअली एग्जिस्ट करता हो या फिर उसका बहुत स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन हो। सही कहा। और अगर मैटर किसी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस यानी पीयूएस का है और वहां स्ट्राइक का नोटिस दे दिया गया है, तो सीओ का इन्वॉल्वमेंट टोटली मैंडेटरी बन जाता है। इनका प्राइमरी गोल क्या होता है इस स्टेज पर? उनका प्राइमरी गोल होता है बिना किसी डिले के इन्वेस्टिगेशन करना और दोनों पार्टीज को बातचीत के जरिए एक एमिकेबल सेटलमेंट तक पहुंचना। यहाँ से सिर्फ 2 ही आउटकम्स निकलते हैं। पहला आउटकम तो सेटलमेंट का हो गया। हाँ, अगर सेटलमेंट हो जाता है तो सीओ एक रिपोर्ट और उस सेटलमेंट का साइंड मेमोरेंडम गवर्नमेंट को भेज देते हैं। केस क्लोज्ड। लेकिन अगर बातचीत फेल हो जाए तो, जो कि काफी बार होता ही होगा, तो उन्हें एक फेलियर रिपोर्ट, जिसको इंडस्ट्री में कॉमनली FOC यानी फेलियर ऑफ कॉन्सिलिएशन भी कहते हैं, वो गवर्नमेंट को भेजनी होती है। इस FOC में क्या लिखना होता है उन्हें? इसमें उन्हें डिटेल में जस्टिफाई करना पड़ता है कि उन्होंने आखिर क्या स्टेप्स लिए, फैक्ट फाइंडिंग क्या थी और सेटलमेंट फेल होने का प्राइमरी रीजन क्या था। और जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल टाइमलाइन आती है। ये जो रिपोर्ट है ना, ये कमेंसमेंट से स्ट्रिक्टली 14 दिन
यानी 14 डेज के अंदर सबमिट होनी चाहिए। हाँ, 14 डेज। हालांकि पार्टीज खुद आपस में अग्री करके इस टाइम को एक्सटेंड कर सकती हैं, पर डिफॉल्ट स्टैट्यूटरी कंस्ट्रेंट 14 दिन का ही है। और डेडलाइंस की बात आई है तो मुझे आउटलाइन में सेक्शंस 13, 14 और 15 का एक मैट्रिक्स दिख रहा है। ये टाइमलाइंस का क्या चक्कर है यहाँ पर? क्योंकि मैंने देखा एग्जाम में इन सेक्शन से डायरेक्ट मैचिंग क्वेश्चंस आते हैं। ये मैट्रिक्स क्लियरली दिखाता है कि लॉ कितना स्ट्रक्चर्ड है। हर अथॉरिटी के पास एक डिफाइंड रोल और स्पेसिफिक डेडलाइन है। स्टार्ट करते सेक्शन 13 से, जो बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन से डील करता है। ओ, इनका प्राइमरी ड्यूटी वही है, सेटलमेंट लाना। जी। पर टाइम लिमिट क्या है? इनका टाइम लिमिट होता है 2 मंथ्स, 2 महीने। हालांकि गवर्नमेंट इसे एक्सटेंड कर सकती है अगर जरूरत पड़े। फिर आता है सेक्शन 14 यानी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। इनका काम कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्टेड डीपर मैटर्स में इंक्वायरी करना है, इसलिए इनका टाइम लिमिट थोड़ा लंबा होता है, 6 मंथ्स फ्रॉम कमेंसमेंट। और सेक्शन 15 लेबर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के एडजुडिकेशंस में आखिर कितना टाइम मिलता है उनको? उनका प्राइमरी मैंडेट है डिस्प्यूट को एक्सपेडिशियसली एडजुडिकेट करना। इनके लिए लॉ में कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ डेज या मंथ्स नहीं है। तो लिमिट सेट कौन करता है? टाइम लिमिट वो होती है जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किए गए रेफरेंस ऑर्डर में स्पेसिफिकली मेंशन की गई हो। मतलब हर केस की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से डेडलाइन कस्टम सेट होती है। बिल्कुल सही। यहाँ हमारा एक्ट 1 इंजन रूम कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं एक्ट 2 यानी द वर्डिक्ट की तरफ, जहां सेक्शंस 16 से 21 आते हैं। अब डिस्प्यूट की पूरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और रेजोल्यूशन पेपर पर आने वाला है, जिसे हम कहते हैं लाइफ साइकिल ऑफ एन अवार्ड। सेक्शन 16, 17 और 17A मिलकर इस प्रोसेस को गाइड करते हैं। सेक्शन 16 कहता है कि डिसीजन या अवार्ड हमेशा रिटन होना चाहिए और प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा प्रॉपर्ली साइंड होना चाहिए। और एक छोटी सी टेक्निकल डिटेल इसमें यह है कि अगर मैटर बोर्ड के पास था तो वहां डिसेंटिंग मिनट्स अलाउ होते हैं। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। उस डॉक्यूमेंट में नोट करवा सकता है। प्रिसाइजली, कोई भी सिंगल नैरेटिव फोर्स नहीं किया जाता। फिर हम आते हैं सेक्शन 17 पर, जो पब्लिकेशन की बात करता है। गवर्नमेंट को अवार्ड रिसीव होने के 30 डेज के अंदर उसे पब्लिश करना मैंडेटरी होता है। और एक बार वो ऑफिशियल गजेट में पब्लिश हो गया तो बस वो फाइनल माना जाता है। लेकिन यहाँ सेक्शन 17A एंटर करता है एनफोर्सेबिलिटी को लेकर। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी है। पब्लिश होने के तुरंत अगले दिन से ये अवार्ड लागू नहीं होता। एक कूलिंग पीरियड सेट किया गया है। पब्लिकेशन के एग्जैक्टली 30 डेज आफ्टर वो अवार्ड एक्चुअली एनफोर्सेबल बन जाता है। लेकिन इस 30 दिन की विंडो में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है जो एग्जाम के लिए क्रूशियल है। If we connect this to the bigger picture, यहाँ हम लॉ और पॉलिटी का एक बहुत ही बढ़िया इंटरसेक्शन देखते हैं। गवर्नमेंट के पास अंडर सेक्शन 17A प्रोविजो एक एक्सेप्शनल पावर होती है। किस तरह की पावर? अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई स्पेसिफिक अवार्ड नेशनल इकोनॉमी या सोशल जस्टिस के डायरेक्टली खिलाफ जा रहा है, तो वो पब्लिक ग्राउंड्स पर उस अवार्ड को रिजेक्ट या मॉडिफाई कर सकती है। वेट अ मिनट, ये तो थोड़ा एग्जीक्यूटिव ओवररीच जैसा लगता है सुनने में। अगर एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल ने एविडेंस देखकर कुछ डिसाइड किया तो गवर्नमेंट उसको बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के बदल कैसे सकती है? इसीलिए चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन रखने के लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाई गई है। अगर गवर्नमेंट ऐसी कोई भी रिजेक्शन या मॉडिफिकेशन करती है तो उन्हें अपना ये डिसीजन लेजिस्लेचर के सामने प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। हाँ, समझ गया। वो बंद कमरे में ये डिसीजन पास नहीं कर सकते। उसकी प्रॉपर पॉलिटिकल और लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी जरूर होगी। ये एक बहुत सॉलिड सेफ्टी वॉल है सिस्टम के अंदर ताकि मिसयूज ना हो। अब आते हैं सेक्शन 17B पर। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। ये सेक्शन इफेक्टिवली एक कॉमन वर्कर की बेसिक सर्वाइवल को सिक्योर करता है। ये सच में एक बहुत पावरफुल प्रोविजन है। इमेजिन करिए एक सिनेरियो जहां लेबर कोर्ट ने एक वर्कर के हक में रीइंस्टेटमेंट का अवार्ड दे दिया है, लेकिन उस फैक्ट्री का जो एम्प्लॉयर है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और उसने आगे जाकर उस अवार्ड को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जो कि नॉर्मल प्रैक्टिस है बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स में। ऐसे में एक आम वर्कर तो सालों तक केस ही लड़ता रह जाएगा ना, बिना किसी रेगुलर इनकम के। और इसी इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए सेक्शन 17B पिक्चर में आता है। इसका मैंडेट बहुत क्लियर है। ऐसी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स के दौरान जब तक बड़ी कोर्ट्स में अपील चल रही है, एम्प्लॉयर को उस वर्कमैन को फुल वेजेस लास्ट ड्रॉन पे करना ही पड़ेगा। और मैंने पढ़ा था कि इस वेज में मेंटेनेंस अलाउंस भी इंक्लूड होता है। बिल्कुल होता है। ये कोई चैरिटी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। इसका पर्पस ये है कि हायर कोर्ट्स में लंबी अपील के टाइम पे वर्कर स्टार्वेशन का शिकार ना हो जाए और प्रेशर में आकर केस गिव अप ना कर दे। पर इसमें एक स्ट्रिक्ट कंडीशन भी है ना वर्कर के लिए। उसे ऑटोमेटिकली पैसे नहीं मिलते। वर्कर को लीगली एक एफिडेविट फाइल करना पड़ता है स्टेटिंग कि वो इस अपील पीरियड के दौरान कहीं और एम्प्लॉयड नहीं है। सही पकड़ा। अगर उसने इस पीरियड में चुपचाप किसी और कंपनी में जॉब ले ली है और वहां से सैलरी ड्रॉ कर रहा है, तो ये फुल वेजेस का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। ये इफेक्टिवली दोनों पार्टीज के बीच फेयरनेस मेंटेन करता है। ये बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं सेक्शन 18 पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि इस एक्ट के डिसीजंस एक्चुअल में अप्लाई किस पर होते हैं। यहाँ 2 अलग-अलग सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो है नॉन कंसिलिएशन सेटलमेंट का, यानी सेक्शन 18 सबसेक्शन 1। अगर 2 पार्टीज, मान लीजिए यूनियन और मैनेजमेंट, बाहर खुद बैठकर सेटलमेंट करते हैं, यानी आपस में ही मैटर सुलझा लेते हैं बिना किसी ऑफिसर के,
तो वो सेटलमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों पर बाइंड करेगा जिन्होंने उस पेपर पर स्पेसिफिकली साइन किया है। लेकिन अगर वो सेटलमेंट किसी कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के प्रोसेस के थ्रू हुआ है या फिर कोर्ट से फॉर्मल स्टैट्यूटरी अवार्ड आया है अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 3, तब तो गेम ही अलग हो जाता है। तब वो ऑर्डर बेसिकली ऑल पार्टीज टू द डिस्प्यूट पर बाइंड करता है, सारी समन्ड पार्टीज पर बाइंड करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयर साइड से उसके हेयर्स, सक्सेसर्स या असाइंस को भी बाइंड करता है। और यही इसका सबसे बड़ा की कॉन्सेप्ट है। थोड़ा इन हेवी जार्गन्स को हम सिंप्लीफाई करते हैं। हेयर्स और सक्सेसर्स का मतलब कल को अगर फैक्ट्री का मालिक बदल जाए या फैक्ट्री किसी दूसरे कॉर्पोरेट ग्रुप को बेच दी जाए, तब भी क्या वो नया मालिक इन पुराने कोर्ट्स के ऑर्डर से बंधा होगा? 100% बंधा होगा। स्टैट्यूटरी अवार्ड्स जो होते हैं ना, वो रन विद द लैंड एंड द जॉब रोल। वो किसी इंडिविजुअल मैनेजर या मालिक से पर्सनल लेवल पर बंधे नहीं है, बल्कि पूरी एस्टैब्लिशमेंट से बंधे होते हैं। वाओ, ये एक्चुअली बहुत पावरफुल है। इसलिए वो ना सिर्फ उस वक्त के सारे वर्कर्स पर बाइंड करते हैं, बल्कि कंपनी के सभी फ्यूचर वर्कमैन पे भी प्योरली बाइंडिंग होते हैं। कल को जो नए लोग जॉब ज्वाइन करेंगे, वो भी ऑटोमेटिकली उसी अवार्ड के टर्म्स के अंदर आएंगे। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम के लिए क्रूशियल भी है और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मैटर करता है। अब सवाल आता है कि ये सेटलमेंट्स और अवार्ड्स आखिर चलते कब तक है? जिंदगी भर? इसका क्लियर जवाब सेक्शन 19 यानी पीरियड ऑफ ऑपरेशन में दिया गया है। सेटलमेंट की ड्यूरेशन या तो वो होगी जो पार्टीज ने आपस में अग्री की है कॉन्ट्रैक्ट में, और अगर कोई टाइम फ्रेम डिफाइन नहीं है उसमें, तो लॉ ऑटोमेटिकली इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स मानता है। और अवार्ड के केस में? अवार्ड के केस में स्टैंडर्ड ड्यूरेशन होती है 1 ईयर। गवर्नमेंट चाहे तो इसे सिचुएशन के हिसाब से रिड्यूस कर सकती है या फिर एक साल करके आगे एक्सटेंड कर सकती है, पर टोटल मैक्सिमम एक्सटेंशन 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। डिटेल है जिसमें एग्जाम में अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है। द आफ्टर लाइफ ऑफ द अवार्ड। जब वो 6 महीने या 1 साल का फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड खत्म होता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट लीगली मरता नहीं है। हाँ, ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। वो ऑटोमेटिकली तब तक बाइंडिंग रहता है जब तक कोई एक पार्टी जो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करती हो उसे टर्मिनेट करने का 2 मंथ्स नोटिस न दे दे। इसे एक लीगल टर्मिनेशन स्विच की तरह समझना चाहिए। बिल्कुल सही एनालॉजी है। जब तक कोई पार्टी ऑफिशियली नोटिस देकर वो स्विच प्रेस नहीं करती, पुराना अरेंजमेंट लीगली जिंदा और वैलिड रहता है। एक बहुत ही सीमलेस सिस्टम बनाया गया है। एक्ट 2 के लास्ट 2 सेक्शंस टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को कवर करते हैं। सेक्शन 20 टाइमिंग की एग्जैक्ट डेफिनेशंस देता है, जैसे कंसिलिएशन ऑफिशियली शुरू कब होता है। और पब्लिक एस्टैब्लिशमेंट्स में स्ट्राइक नोटिस रिसीव होने की डेट पर स्टार्ट माना जाता है, या फिर बाकी केसेस में रेफरेंस ऑर्डर की डेट पर। और एंड कब होता है? एंड तब होता है जब सेटलमेंट सक्सेसफुली साइन हो जाए या फिर गवर्नमेंट को फेलियर रिपोर्ट रिसीव हो जाए। और एडजुडिकेशन का टाइमिंग? एडजुडिकेशन डेट ऑफ रेफरेंस से स्टार्ट माना जाता है और तब खत्म होता है जब अवार्ड एनफोर्सेबल बन जाता है, यानी पब्लिकेशन के 29 दिन बाद, जिसका हमने पहले सेक्शन 17A में जिक्र किया था। क्लियर है। और अब आता है सेक्शन 21 जो कॉन्फिडेंशियलिटी की गारंटी देता है। कई बार इंक्वायरी के दौरान ट्रेड यूनियंस की कोई इंटरनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बाहर आती है या बिजनेस के कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल्स अथॉरिटीज के सामने पेश होते हैं। इस सेक्शन के तहत उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके 2 बेसिक रूल्स हैं। पहला, इन्फॉर्मेशन क्लियरली रिटन में रिक्वेस्ट करनी पड़ती है अथॉरिटीज से कि इसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, और दूसरा, अथॉरिटीज उस प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन को किसी भी पब्लिक रिपोर्ट या अवार्ड का हिस्सा नहीं बना सकती। इन सब रिकॉर्ड्स को पब्लिक स्क्रूटनी से दूर रखा जाता है। पर मैंने पढ़ा था इस प्रोटेक्शन का एक बहुत मजबूत एक्सेप्शन भी है, प्रोसिक्यूशन फॉर पर्जरी अंडर आईपीसी 193। हाँ, मतलब अगर किसी ने ट्रिब्यूनल के सामने झूठी गवाही दी है या ओथ लेने के बाद झूठ बोला है और फ्रॉड कैच हो जाता है, तब कॉन्फिडेंशियलिटी का शील्ड ऑटोमेटिकली हट जाता है और वो एविडेंस कोर्ट में पर्जरी केस के लिए यूज हो सकता है। ये पूरा प्रोसेस काफी क्लियर हो गया। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल इंपैक्ट होता है सड़कों पर और न्यूज में। एक्ट 3 द रेड लाइंस, सेक्शंस 22 से 25, जहां स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स का प्रॉपर रेगुलेशन होता है। यहाँ एक मैसिव मिसकंसेप्शन को क्लैरिफाई करना मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी है। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट स्ट्राइक्स या लॉकआउट्स को ब्लैंकेट बैन बिल्कुल नहीं करता। हाँ, लोगों को लगता है कि स्ट्राइक करना शायद इलीगल है, जबकि स्ट्राइक करना एक रिकग्नाइज्ड लीगल मैकेनिज्म है अपना हक मांगने का। इस एक्ट का मेन मकसद है इन एक्शंस को सिर्फ रेगुलेट करना, ताकि सरप्राइज डिसरप्शंस ना हो और देश की इकोनॉमी को कोई सडन अनप्लान्ड झटका ना लगे। अगर हम इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करें तो स्ट्राइक का मतलब है वर्कर्स का कलेक्टिव एक्शन, जहां एक कॉम्बिनेशन में लोग आम सहमति से काम रोक देते हैं। और लॉकआउट एम्प्लॉयर का डिफेंसिव एक्शन होता है, जहां वो टेम्पररीली प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को वर्कर्स के लिए क्लोज कर देते हैं। इनको रेगुलेट करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट्स को 2 क्लियर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज यानी PUS, जिसके बारे में रूल सेक्शन 22 में दिए गए हैं। PUS में वो एसेंशियल सर्विसेज आती हैं जिनके रुकने से आम जनता की जिंदगी पर डायरेक्ट असर पड़ता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, पावर ग्रिड्स, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन आदि। यहां स्ट्राइक करने से पहले 4 बहुत ही क्रूशियल स्टॉप कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं वर्कर्स को। तो वो अचानक एक सुबह उठकर पाइप बंद नहीं कर सकते। पहली कंडीशन है नोटिस।
स्ट्राइक शुरू करने से पहले उन्हें 6 वीक्स यानी 6 हफ्ते के अंदर नोटिस देना मैंडेटरी है ताकि गवर्नमेंट शहर के लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स कर सके। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कूलिंग ऑफ पीरियड। नोटिस देने के बाद तुरंत अगले दिन स्ट्राइक नहीं हो सकती, उन्हें 14 डेज तक वेट करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन होती है एक्सपायरी की। नोटिस में जो डेट स्पेसिफिकली मेंशन की गई है स्ट्राइक शुरू करने की, उस डेट से पहले वो किसी भी हाल में एक्शन नहीं ले सकते। और चौथी कंडीशन सबसे लॉजिकल है, जिसे हम पेंडेंसी कहते हैं। अगर मैटर कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के पास ऑलरेडी चल रहा है टेबल पर, तो उस पेंडेंसी के दौरान और कॉन्सिलिएशन प्रोसेस खत्म होने के अगले 7 डेज बाद तक कोई स्ट्राइक नहीं हो सकती। बेसिकली जब तक टेबल पर बातचीत चल रही है तब तक ग्राउंड पर स्ट्राइक लीगली रुकेगी। ये सारे स्ट्रिक्ट रूल्स पीयूएस के लिए थे। जनरल प्रोहिबिशंस की बात करता है। ये रूल्स बाकी सारे नॉर्मल इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स पे लागू होते हैं, चाहे वो पीयूएस हो या ना हो। जनरल एस्टैब्लिशमेंट्स में पीयूएस जैसा कूलिंग ऑफ या 6 हफ्ते का नोटिस का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट वैसा नहीं है, लेकिन पेंडेंसी के स्ट्रिक्ट रूल्स यहाँ भी हैं। जैसे कि अगर मैटर बोर्ड ऑफ कॉन्सुलेशन में पेंडिंग है तो पेंडेंसी और उसके प्लस 7 डेज तक स्ट्राइक लॉकआउट पर बैन है। और अगर ट्राइब्यूनल या कोर्ट एडजुडिकेशन में पेंडिंग है तो पेंडेंसी प्लस 2 मंथ्स आफ्टर तक बैन है। और अगर मैटर आर्बिट्रेशन में पेंडिंग है तो नोटिफिकेशन की डेट के बाद से पेंडेंसी प्लस 2 मंथ्स तक स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स टोटली बैंड होते हैं। इसके अलावा अगर किसी स्पेसिफिक मैटर पर सेटलमेंट या अवार्ड ऑलरेडी इफेक्टिवली ऑपरेशन में है उस फैक्ट्री में, तो उस पॉइंट पर स्ट्राइक वैसे ही लीगली मना है। ये फ्रेमवर्क स्ट्रिक्टली इंश्योर करता है कि जब लीगल मशीनरी अपना काम कर रही है तब दोनों में से कोई भी पार्टी फोर्सफुली ग्राउंड पर एक्शन ना ले। लेकिन अगर किसी ने इन रूल्स को तोड़ दिया तो क्या होगा? ये कानून हमें सेक्शन 24 में सिखाता है। इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। हाँ, अगर स्ट्राइक या लॉकआउट सेक्शन 22 या सेक्शन 23 के रूल्स को तोड़कर स्टार्ट की गई है या किसी अथॉरिटी के प्रोहिबिटरी ऑर्डर के डिफाइंस में जबरदस्ती कंटिन्यू की जा रही है, तो वो लीगली इलीगल मानी जाएगी। पर इसमें मुझे 2 रूल्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे इस आउटलाइन में, कंटिन्यूएंस रूल और रिएक्शन रूल। इनका क्या एप्लीकेशन है? ये दोनों काफी प्रैक्टिकल रूल्स हैं ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए। कंटिन्यूएंस रूल कहता है कि अगर कोई स्ट्राइक या लॉकआउट शुरू होने के टाइम पर लीगली वैलिड थी, मतलब उन्होंने नोटिस दिया, कूलिंग ऑफ वेट किया, पर बाद में वो डिस्प्यूट अचानक किसी कोर्ट को रेफर कर दिया गया, वो स्ट्राइक बीच में रुक जाएगी? नहीं, सिर्फ इस वजह से कि रेफरेंस हो गया है, उस एक्शन का आगे कंटिन्यू रहना ऑटोमेटिक इलीगल नहीं बन जाएगा जब तक स्पेसिफिकली ऑर्डर ना आए। और रिएक्शन रूल क्या है? ये थोड़ा रिटेलिएटरी लग रहा है सुनने में। ये तो एक तरह से लीगल सेल्फ डिफेंस जैसा हो गया। अगर वर्कर्स ने कंप्लीटली इलीगल स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी है एक्ट को तोड़कर, और उसके रिएक्शन में एम्प्लॉयर ने अपना बिजनेस और मशीनरी प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंसिव स्टेप लेते हुए लॉकआउट डिक्लेयर कर दिया, तो लॉ कहता है कि वो लॉकआउट इलीगल नहीं माना जाएगा। हाँ, तो सेम इज ट्रू रिवर्स्ड ऑल्सो। अगर एम्प्लॉयर इलीगल लॉकआउट करता है बिना किसी वैलिड रीजन के, तो उसके खिलाफ डिक्लेयर की गई स्ट्राइक वर्कर साइड से इलीगल नहीं मानी जाएगी। एकदम सही। एक तरफ का इलीगल स्टेप दूसरी तरफ को एक्चुअली डिफेंड करने का स्टैट्यूटरी हक दे देता है। ये बहुत ही क्लियर हो गया है। और इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन है 25, जो बेसिकली एक फाइनेंशियल बैन है। मुझे याद है इसमें पैसे फंडिंग रोकने की बात है। हाँ, अगर कोई स्ट्राइक या लॉकआउट ऑफिशियली इलीगल डिक्लेयर हो चुकी है सिस्टम के थ्रू, तो कोई भी पर्सन या यूनियन डायरेक्टली उस एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकता। किसी भी तरह की फाइनेंशियल एड देनी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, क्योंकि बिना फंड्स के किसी भी प्रोलॉन्ग्ड इलीगल मूवमेंट को ग्राउंड पर सस्टेन करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। जो लोग हमारा डीप डाइव सुन रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं, उनकी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए क्विक मास्टर चीट शीट राउंड कर लेते हैं शो के एंड में। हम इन नंबर्स को लॉजिकली ग्रुप करेंगे ताकि याद रखना आसान हो। मैं डेट्स बोलूंगा, आप रूल समराइज कर दीजिए। डन। अगर 14 डेज या 14 दिन की बात आती है तो क्या याद आना चाहिए? 2 चीजें, कॉन्सिलिएशन रिपोर्ट सबमिट करने का स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट और पीएस स्ट्राइक नोटिस के बाद का कंपल्सरी कूलिंग ऑफ पीरियड। 30 डेज का टाइम फ्रेम। अवार्ड के पब्लिकेशन का टाइम लिमिट और पब्लिकेशन के बाद उसके लीगली एनफोर्स होने के बीच का गैप 2 मंथ्स यानी 2 महीने। इसके 3 मेजर यूजेस हैं, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन की रिपोर्ट लिमिट, एडजुडिकेशन खत्म होने के बाद स्ट्राइक पर बैन का पीरियड, और किसी चलते हुए अवार्ड या सेटलमेंट को टर्मिनेट करने का नोटिस पीरियड। और बाकी बचे हुए सिंगल माइलस्टोन्स 6 वीक्स, यूकेस में स्ट्राइक नोटिस की वैलिडिटी 6 मंथ्स, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को रिपोर्ट सबमिट करने का टाइम, और ये 1 ईयर। ये एक अवार्ड का स्टैंडर्ड ऑपरेशन पीरियड होता है। एक्सेलेंट। और जो 2 स्पेशल सेक्शंस हमने शुरू में डिस्कस किए थे, सेक्शन 11A लेबर कोड की वर्कर के डिस्चार्ज या डिसमिसल में पनिशमेंट को मॉडिफाई या रीइंस्टेट करने की सुपर पावर, और आखिरी सेक्शन 17B एम्प्लॉयर अपील के दौरान हायर कोर्ट्स में वर्कर को बेसिक सर्वाइवल के लिए फुल वेजेस मिलने का रूल।